नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदना जीएस क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप आ चुके हैं और मैं दीपक सर भी आ चुका हूं आज है के सेशन को लेकर के। तो आप जानते हैं कि जैसा हम लोग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के इस सेशन को लेकर के चल रहे हैं और हम लोग स्टेट के अंतर्गत 9th क्लास के यह है पहले चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा था। पहले चैप्टर को हम लोगों ने जाना था जिसमें भारत की अवस्थिति, विस्तार, उसकी चौहद्दी, वह कितने से कितने लॉन्गिट्यूड के बीच है, लेटीट्यूड के बीच है, इन सारी चीजों को देखा था और उस पर एमसीक्यू भी किया था। उस पर हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू किया था, किताब से भी एमसीक्यू किया था जो भी क्वेश्चन थे, और साथ ही इसे अलग से हमने आपको 40 क्वेश्चन का एक सेट प्रोवाइड करवाया था जो आप लोग हम लोग उस सेशन को किए थे और उसके सहारे हम समझते हैं कि आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। तो आज है यह है उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चैप्टर को लेकर के आ गए हैं। इस 9th क्लास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत दूसरा चैप्टर का जो नाम है वह है फिजिकल या फॉर्म से भौतिक स्वरूप है, संरचना और उच्चावच है। यानी कि भारत के हम लोग फिजिकल फॉर्म को देखेंगे, स्वरूप को देखेंगे। यह है फिजिकल कहने का मतलब आपको बताया था प्रकृति या नेचर के द्वारा बनाया हुआ क्या उसका स्वरूप होता है, उसके अंतर्गत क्या स्ट्रक्चर है भारत का, क्या स्ट्रक्चर बनता है, और क्या रिलीफ, उच्चावच। रिलीफ कहते हैं ऊंची नीची भूमि को, ऊंची नीची की जो भूमि है वह रिलीफ कहलाता है। तो हम लोग आज भारत के इसी स्ट्रक्चर और रिलीफ की बात करेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। तो हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। आपको एक बार मैं पढ़ करके सुना रहा हूं और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करूंगा, फिर इसको समझाऊंगा। तो आप ध्यान से अब अगले 1 घंटे तक के आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए और जुड़ जाइए। 1 घंटे के अंदर आपका यह सारा चैप्टर यह हो जाएगा और आप इस दूसरे चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो एमसीक्यू बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। आप बहुत ही आराम से वह है इससे संबंधित रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सारी चीजों को जान जाएंगे। आप जानते हैं या हम लोग भारत को यहाँ फिजिकल डिवीजन में बांट करके पढ़ा जाता है। भारत को मुख्य रूप से या है 5 से 6 फिजिकल डिवीजन में बांट दिया जाता है और फिर उसका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो उन्हीं सारी चीजों को इसमें यहाँ आपको पढ़ना है। अगर बात करें तो यह आप जानते हैं, अगर भारत के मैप को थोड़ा सा आप वह है समझें तो एक बड़ा डिवीजन कर दिया जाता है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। एक बड़ा डिवीजन कर दिया जाता है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, जिसे हम लोग हिमालय कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो एक बड़ा डिवीजन हो जाता है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। उसके बाद दूसरा बड़ा डिवीजन यह हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन रीजन। इसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन रीजन, यानी कि मध्य भारत का मैदानी भाग। और उसके नीचे वाला तीसरा जो भाग हो जाता है यह है साउदर्न प्लेटू रीजन हो जाता है, जिसे पेनिनसुलर इंडिया के नाम से आप जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से आप जानते हैं। तो पहला बड़ा डिवीजन हो गया नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, दूसरा डिवीजन हो गया नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के मैदानी भागों का वाला भाग हो जाता है। 3 बड़ी नदियां हो जाती हैं, 3 बड़ा रिवर सिस्टम और उससे जुड़ी हुई कई नदियां हैं और उन्हीं के द्वारा लाए गए मिट्टी के द्वारा, जलोढ़ के द्वारा, एलुवियल सॉइल जो कहते हैं उसके द्वारा यह भाग हो जाता है। इसको बंद कर दीजिए, नीचे से बंद कर दीजिए, 0। तो यह है पहला बड़ा डिवीजन नॉर्दर्न माउंटेन रीजन और उसके बाद यह मैदानी भाग, और तीसरा डिवीजन हो जाता है, या तीसरा डिवीजन आप जानते हैं हो जाता है पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, या पेनिनसुलर प्लेटू रीजन हो जाता है, तीसरा बड़ा डिवीजन हो जाता है। तो और चौथे डिवीजन की अगर बात करते हैं तो 2 आइलैंड्स हैं हम लोगों के पास, 2 द्वीप समूह हैं। एक इधर अरब सागर में लक्षद्वीप है और इधर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। तो 4 बड़ा डिवीजन होता है। इसी को और सब डिवीजन में आप बांट दे सकते हैं। तो यह है नॉर्दर्न या जो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है, साउथ वाला भाग, इसमें एक वेस्टर्न कोस्टल एरिया कर देते हैं या पश्चिमी तटीय भाग हो जाता है, और एक ईस्टर्न कोस्टल रीजन कर देते हैं, पूर्वी तटीय भाग हो जाता है। यह है पश्चिमी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग। इसी में इधर आगे चलते हैं तो राजस्थान वाला भाग अगर कर देते हैं तो वह है डेजर्ट पार्ट हो जाता है, एक अलग क्लाइमेट कंडीशन रखता है। यह है रेगिस्तानी भाग हो जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे कई डिवीजन कर दिया जाता है। इधर या पर्वतीय भाग का ही जो है या पूर्वांचल हिमालय हम लोग कर देते हैं, जिसे या पूर्वांचल हिमालय या भाग वह हो जाता है 7 सिस्टर स्टेट कह देते हैं, 7 राज्य जो यहाँ हो जाता है वह भाग कर दिया जाता है। तो मुख्य रूप से इसी की कहानी यह पढ़ी जाती है, यहाँ पढ़ना है। शुरुआत में यह किस तरह से बना है, पूरा स्ट्रक्चर यह किसका कैसे बना है, उन सारी चीजों को आपको पढ़ना है यहाँ।
तो आप थोड़ा सा सुनिए बात को। यह लिखता है कि हमारे देश का आकार विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल मैदान है जैसे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, तो दूसरी ओर पठारी भाग है या साउथ वाला भाग जो पठारी भाग है दूर दूर तक के और उसी के बीच पठारी भाग एवं दूर दूर तक के चौरस दिखाई देने वाले विशाल मैदान है। इस पठार और पर्वत के बीच में यह मैदानी भाग है। उत्तर भारत का मैदानी भाग गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा या सिंधु की नदियों के द्वारा बनाया गया भाग है मुख्य रूप से। तो यह 3 प्रमुख भाग रहता है, अर्थात यहाँ सभी प्रकार के स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। लैंडफॉर्म्स विभिन्न तरह की स्थलाकृतियां मिलती है भारत में। यह सभी स्थलाकृतियां सभी जगह एक समान नहीं है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका हुआ है तो उन पर घने वने वह वन उगे हुए हैं। उसी प्रकार नदियां पठारी भाग को काट छाट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है। विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियों ने वह काट करके खड़ी कगार के रूप में प्रभावित किया है। तो यह है कहने का मतलब है, यह है प्रकृति ने, नेचर ने भारत को अलग अलग विविध रूप दिया है। उसी नेचर के विविध रूप को हम लोग देखते हैं। अगर उसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ मैप के थ्रू दिखाया गया, अगर मैप के थ्रू आप देखें तो यह है, यहाँ यह लिखा विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियों ने खड़ी कगार ने प्रभावित किया है। इसे मोटे तौर पर इसे 2.1 के चित्र में दिखाया गया है। वर्तमान के भारत का भौतिक स्वरूप अगर तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अक्षय, अपरदन या इरोजन के द्वारा और निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न तरह की स्थलाकृतियां बनी हैं। नदियां 3 तरह से काम करती है, आप जानते हैं। ऊपरी भागों से जब चलती हैं तो वह इरोजन करती है, अपरदन करती है, अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ती हैं, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और मैदानी भागों में, समतल भागों में जब आता है तो वह अपने सेडिमेंट्स को छोड़ देता है, जिसे निक्षेपण कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। तो 3 तरह की नदियां काम करती हैं और उन्हीं सब चीजों के कारण भारत का जो स्वरूप बना है, अगर आप इसे देखें तो एक कट फॉर्म में यह दिखाया गया है। तो यह सबसे आप नीचे जाइए, दक्षिण भारत से अगर आप चले तो दक्षिण भारत वाला भाग हिंद महासागर को दिखा रहा है, जो गहरा वाला भाग है। उससे आगे हुआ है तमिलनाडु में आ जाते हैं तो कन्याकुमारी वाला भाग है जो ऊपर उठने लगता है। और फिर तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वतीय भाग जो ऊंचाई वाला भाग हो जाता है, उसे दिखाया गया। ऊंचा पर्वतीय भाग है नीलगिरी पर्वत, आप जानते हैं सबसे ऊंची चोटी इसकी डोडा बेटा होता है, जो साउथ इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी, सेकेंड हाईएस्ट पीक होता है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक के अन्ना मोदी होता है, आगे हम सब लोग देखेंगे उसका। तो यह नीलगिरी पर्वतीय भाग, उसके आगे बढ़ रहे हैं तो दक्कन का पठार, महाराष्ट्र ये सब वाला से भाग लगा हुआ। दक्कन का पठार लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ यह दक्कन का पठार है। उसके आगे मध्य प्रदेश ये सब वाला भाग मालवा का पठार हो जाता है। और फिर यह पठारी भाग के बाद विशाल मैदानी भाग होता है, गंगा और सिंधु के मैदान से बना हुआ। यह मैदानी भाग जो हम लोगों को अन्न दे रहा है, भोजन दे रहा है, यह गंगा का, सिंधु का मैदानी भाग यह है। और उसके बाद यह ऊंचाई वाला भाग जो हिमालय रीजन हो जाता है, कश्मीर घाटी दिखाया गया है, पूरा हिमालय रीजन को यह दिखाया गया है। तो यह आप समझ सकते हैं भारत की यह स्थिति है और उसी को हम लोगों को जानना रहता है। हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आप निश्चिंत होकर के वह 1 घंटा अगले समय तक आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। आप देख रहे हैं बन्ना जीएस क्लासेस। जो नए लोग जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन दबाना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने अमूल्य कमेंट जरूर करें। आप हमें बताएं कि आपको और क्या चाहिए, किस तरह के वीडियो चाहिए वह, और यह सेशन आपको कैसा लगता है, क्या इसमें आपको सुधार चाहिए। आप लोगों के दिए गए फीडबैक के अनुसार ही हम यहाँ वो आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें, हमें बताएं कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं। हम सभी कमेंट को देखते हैं, हमारी टीम देखती है और उसी के अनुसार काम करती है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यह है चित्र, अगर आप ध्यान में रखें तो आपको वह है पता चल जाएगा कि भारत की क्या स्थिति बनती है, क्या शेप बनता है, क्या स्थलाकृतियां हैं, ऊंचा वृक्ष कैसे बने हुए हैं। आगे अगर बात करें तो यह है पूरे पृथ्वी के बनने की कहानी जो है वह प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। उसी चीज की यहाँ व्याख्या की गई है। भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इसे कई संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस जो है जानते हैं, थ्योरी जानते हैं, पर सहमति दी है। इसी सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूतल पट्टी कई प्लेटों में विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग भी इसी का एक पार्ट है। तो थोड़ा बहुत आप प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जान जाइए, 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं। तो यह है प्लेट टेक्टोनिक की अगर बात की जाए तो यह है, इतने कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों।
यह प्लेट टेक्टोनिक शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? प्लेट टेक्टोनिक शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो यह प्लेट टेक्टोनिक शब्द का पहली बार प्रयोग किया है टूजू विल्सन ने। टूजू विल्सन नामक यह जोग्राफर रहे, विद्वान रहे, उन्होंने सबसे पहले 1965 में यह शब्द प्रयोग किया है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया है जब आपसे पूछा जाए, यह थ्योरी किसने दिया है? तो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने दिया है। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन जो है यह जोग्राफर ने इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को 1967 में दिया। पहली बार शब्द दिया यह टूजू विल्सन ने, और यह कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को किसने दिया है? मॉर्गन साहब ने दिया है। मॉर्गन नामक यह जोग्राफर ने दिया है 1967 में। तो यह आपको याद रखना है, यह दो बात याद रखना है। और इन्होंने इस पूरे पृथ्वी को 6 बड़ी प्लेटों में या 6 बड़े प्लेट में बांटा है और 9 छोटी छोटी प्लेटों में बांटा है। यह है जो अलग अलग आप कॉन्टिनेंट देखते हैं और यह ओशियन है, सारे प्लेट माने गए हैं। सारे क्या माने गए हैं? प्लेट माने गए। देखिए प्लेट शब्द को बता रहा है कि प्लेट धरातल के वह है, हार्ड भाग है, वह दृढ़ क्षेत्र है जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। दो प्लेटों के बीच विवर्तनिक यह है प्रक्रिया अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। 3 तरह की प्रक्रिया होती है। या कन्वर्जन की प्रक्रिया होती है, 2 प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं, या 2 प्लेट एक दूसरे से दूर होती हैं। डाइवर्जन की प्रक्रिया होती है, या एक दूसरे से आकर के रगड़ खाती है। और इन्हीं 3 प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न तरह ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर के भूकंप से लेकर के पर्वतों का निर्माण से सारी चीजें होती हैं। तो बड़े प्लेट की अगर बात करें तो एक ऑस्ट्रेलिया या भारतीय भूखंड बता दिया है। अफ्रीका वाला भाग याद रखिए, अफ्रीकी भूखंड हो गया। अमेरिका वाला भाग अमेरिकी भूखंड हो गया। यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाला जो भाग हो जाता है यूरेशियाई भूखंड हो गया। एक प्रशांत महासागर वाला जो भाग है प्रशांत भूखंड का दिया गया है। और अंटार्कटिक जो साउथ वाला भाग है अंटार्कटिक भाग का दिया गया। तो 6 बड़े प्लेट हो गए। आप जो या कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं उसी के आधार पर याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे में अरेबियन हो जाता है, फिलीपीन हो जाता है, जुआन जो कुका हो जाता है, कोकस हो जाता है, नजका हो जाता है, एस्केटिया, कैरेबियन, सोमालिया और बिस्मार्क, ये छोटे छोटे वह है और प्लेट बताए गए हैं। तो इन्हीं सबों को ध्यान में रखते हुए और आपको याद कर लेना है। कभी कभी ये क्वेश्चन बन सकते हैं तो बिल्कुल आप इसे याद कर लीजिएगा। और उसी से जुड़ा हुआ यह है भारतीय भूखंड हो जाता है। तो यह है किसके द्वारा दिया गया है? मॉर्गन साहब के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार भूप्रपट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भाग भारत का सबसे प्राचीन, कठोर और मूल भूखंड माना जाता है। तो यह है, आप याद रखें। इसी को यहाँ मैप के थ्रू दिखाया गया है। मैप से भी आप देख सकते हैं। यह लिखता है कि प्लेटों के गति के कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर शैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है। उसके कारण फोल्ड पड़ता है, वलन पड़ता है। जैसे हिमालय कहते हैं फोल्ड से बना है, वह भंशीकरण होता है या फॉल्ट होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो यह अलग अलग प्लेटें हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। और यही प्लेटें एक दूसरे की ओर डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट की प्रक्रिया कर रही हैं, एक दूसरे से आकर के रगड़ खा रही हैं। और यह है विभिन्न चीजों का, पर्वत पठारों का, मैदानों का निर्माण हुआ है। तो यह है अफ्रीका वह है महाद्वीप को याद रखें तो अफ्रीकी प्लेट, यहाँ यूरेशियाई प्लेट हो जाता है। या प्रशांत महासागर है, वह दोनों तरफ है प्रशांत महासागर। ग्लोब हुआ करे गोल है, ठीक है, इसे चौरस दिखा दिया गया है। तो यह प्रशांत महासागरीय प्लेट हो जाता है। नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाता है, या दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो जाता है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो जाता है, यूरेशियन प्लेट है, इसी का पार्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, जानते हैं इधर। तो इस तरह से और फिर यह छोटे छोटे वह है 6 प्लेट हो जाते हैं। इसको याद रखिए, नाम याद रखिए। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है किसने यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया है, वह जरूर याद रखें। और पहली बार किसके द्वारा नाम लिया गया उसी को बताया है। प्लेटों की गति को दिशा दिखाया है। विनाशकारी प्लेट, निर्माणकारी प्लेट, अनिश्चित प्लेट सीमा, यह भूपृष्ठ की मुख्य प्लेटों को दिखाया गया है। मोटे तौर पर इन प्लेटों की गति को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं, वही बताया था, करीब आती हैं और विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, तब निर्माणात्मक प्लेट का निर्माण होता है। परंतु जब 2 प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हैं और विपरीत दिशा से जाती है तो संरक्षित प्लेट का निर्माण होता है। 3 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, उसे याद रखें। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब वे टकरा करके टूट जाती हैं, या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों तक रहती है। गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आता है। जैसे समझिए, यह है एक प्लेट है, यह एक प्लेट है
और जब यह दोनों प्लेटें आपस में या टकराती हैं तो जो ज्यादा डेंसिटी का प्लेट होता है, जो ज्यादा डेंसिटी का प्लेट होता है वह है कि इससे सामने वाले प्लेट में धंस जाता है, वह नीचे चला जाता है और इस भाग पर वह है दबाव देने लगता है। तो यह भाग पर दबाव देने लगता है और इसी के कारण अगर यह भाग हार्ड है तब तो यह है थोड़ा बहुत ऊपर उठ करके यह है पर्वतों का निर्माण करता है, और अगर यह कमजोर होता है तो तोड़ करके यहाँ मैग्मा बाहर निकल जाता है जिससे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो वह जब यह है ज्यादा हुआ डेंसिटी का प्लेट और कम डेंसिटी का होता है तो याद रखना है ज्यादा डेंसिटी नीचे धंसता है और हल्के को ऊपर फेंक देता है। जैसे गर्म हवाएं ठंडी हवाएं आपस में टकराती है तो गर्म हवा नीचे होता है और ठंडी हवा को यह है ऊपर की ओर या करता है। तो यह है ज्यादा डेंसिटी जो होगा तो आप जानते हैं यह प्रक्रियाएं होती है ठंडी हवाओं से संबंधित होती हैं। वही बात है, यह है कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तब निर्माणात्मक प्लेट सीमांत का निर्माण होता है, उसी चीजों को यहाँ बताया गया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृतियों का आधारभूत विकास भी इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। यह है आपको बताया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की इसी आयु को 4 महाकल्पों एरा में बांट दिया जाता है, जिसे अजैविक अजोइक कह देते हैं, पूरा जीव प्रारंभिक पेलियोजोइक कह देते हैं, प्राइमरी जो हो गया मध्ययुगीन द्वितीय मेसोजोइक कहलाता है, या सेकेंडरी कह दिया नूतन जो सीनोजोइक कहला देता है। तो यह है इसे एक पहले याद रखना है एरा में बांटा गया। सबसे बड़ा क्या होता है तो एरा होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे बड़ा कौन होता है, एरा कर देता है, पीरियड कर देता है। तो यह कौन होता है तो एरा सबसे बड़ा होता है, उस एरा को फिर कई पीरियड में बांट दिया गया है। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक यह आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ है। तो यह आपको याद रखिएगा। उसी दौरान जो हिमालय का निर्माण होता है यह सब चीजें आपको आगे पढ़ना है। अगर देखा जाए तो भारत है यह है 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का एक भाग था। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका शामिल थे और संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर के अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस प्रकार लगभग आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, यह याद रखना है ओलिगोसीन कल्प में, या 7 करोड़ वर्ष पहले ओलिगोसीन कल्प में इस टकराव से दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 भूसन्नति के अवसादी चट्टानों में वलन पड़ा और पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ और इसका निर्माण आज भी जारी है। यह निर्माण आज भी जारी है। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। यह है यह पूरा जो भूभाग था, यह पूरा जो है समझ लीजिए यह आज पृथ्वी है। यह जो स्थलीय भाग आपको आज जो दिखाई देता है, जो लैंड एरिया आज आपको दिखाई देता है, यह है सारा लैंड एरिया पहले कभी एक जगह एकत्रित था और उसे कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था? पेंजिया। उसे क्या कहा जाता था? पेंजिया। और इसके चारों तरफ है जलीय भाग था। इसके चारों तरफ क्या था? जलीय भाग था, जिसे पेंथलासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंथालासा कहा जाता था। पेंथालासा कहा जाता था। तो यह पेंजिया स्थलीय भाग और पानी वाला भाग पेंथलासा हो गया। ठीक है, और यह है विभिन्न संवहनीय प्रक्रियाओं के कारण इसमें यह हलचल हुआ और यह पहले दो भागों में टूटा, नॉर्थ और साउथ के रूप में टूट गया। यह नॉर्थ और साउथ के रूप में टूट गया और फिर यह नॉर्थ वाला भाग भी जो है नॉर्थ अमेरिका के रूप में, यह है ये ग्रीनलैंड के रूप में, यूरोप के रूप में ऐसे टूट गया। साउथ वाला भाग जो है कह सकते हैं साउथ अमेरिका के रूप में, अफ्रीका के रूप में, भारत के रूप में, ऑस्ट्रेलिया के रूप में हो गया। और यह पानी वाला जो भाग था वह आज सागर और महासागर का रूप ले लिया है, इसके बीच में यह घुस गया है। तो आप याद रखिएगा यह पॉइंट जो है कि यह पूर्व में भूखंड पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। इसके यह चारों तरफ पानी वाला भाग है उसको थोड़ा पेंथलासा कहा जाता था। यह शब्द आप याद रखेंगे। ठीक है, और यह दो भागों टूटा तो एक उत्तरी भाग जो है अंगारा लैंड कराया। उत्तर यूरोप में अंगारा नदी है, उसके नाम पर अंगारा लैंड कराया। और दक्षिण वाला भाग जो साउथ वाला भाग है गोंडवाना लैंड कराया। गोंड जनजाति है, याद रखिए गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स है, सबसे
सबसे बड़ी जनजाति है तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इसके मध्य में ही, इन दोनों के मध्य में तेथिस सागर और प्रायद्वीपीय पठार जो गोंडवाना लैंड का ही अंश है, और वास्तव में यही भाग भारत की आधार भूमि मानी जाती है, साउथ वाला भाग माना जाता है। तो हिमालय की भी यही कहानी है। आज जहां हिमालय पर्वत आप देख रहे हैं, वहां समझिए आज जहां यह हिमालय पर्वत है, यह है यहाँ का भी एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसे तेथिस सागर कहा जाता था, जिसे तेथिस सागर कहा जाता है। एक यूरोपीय प्लेट हो गया, यूरेशियाई प्लेट जिसे कह दिया गया, या इसे अंगारा लैंड कह दिया गया, एक अंगारा लैंड हो गया, और यह गोंडवाना लैंड हो गया, यह गोंडवाना लैंड हो गया। और यह गोंडवाना लैंड कहा जाता है उत्तर की ओर दबाव दिया, यह उत्तर की ओर दबाव दिया, यह दोनों भाग हार्ड है तो यह भाग भी स्थिर रहा, और यह उत्तर की ओर दबाव दिया तो यह बीच में तेथिस सागर था। दोनों नदियां, दोनों तरफ से नदियां इसमें गिर रही थी, सेडिमेंट्स यह जमा कर रही थी, और वह सेडिमेंट जो है कम यह मुलायम था, इनकी अपेक्षा यह मुलायम था। जानते हैं 3 तरह के रॉक होते हैं, या इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, और यह है एक यहाँ इग्नियस रॉक जो हार्ड भाग हो गया, एक मेटामॉर्फिक रॉक और एक सेडिमेंट्री रॉक। तो यह है सेडिमेंट्री, समझ लीजिए यह है मुलायम चट्टानी वाला भाग था, और इस प्रेशर को यह सह नहीं पाया और फोल्ड होकर के ऐसे ऊपर उठ गया, और यह हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। इसी तरह से हिमालय की भी निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं, उसी चीजों को यहाँ समझाया गया है। तो आप ध्यान से बस वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए। एक बार आप ध्यान से सारा चीज को सुन लेंगे, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं आप पे, बस देखते रहिए, समझते रहिए। हम किताब के सहारे बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें समझाने के लिए ऑफलाइन क्लासेज में आपको समझाते रहते थे, तो वह भी आपको हम समझाएंगे। अलग से चैप्टर लेकर के हिमालय को अलग से पढ़ा देंगे, भारत के प्रायद्वीपीय भारत को हम अलग से पढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ 9th क्लास की किताब को लेकर के थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेज को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बस किताब को एक बार रिवीजन कर लेना है, थोड़ा समझते हुए एक बार किताब रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अपने आप बनने लगेंगे। आप विश्वास कीजिए, आगे बढ़ते रहें। तो हिमालय का निर्माण जो है आज से 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, यह याद रखना है, ठीक है। यह है किस तरह से, यह पेंजिया व पेंथलासा, यह शब्द आपको याद रखने हैं। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड याद रखना है, 2 भाग है। यह अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच वाला भाग जो यह सागर वाला भाग था, उसे क्या कहा जाता था? तेथिस सागर कहा जाता था, उसे तेथिस सागर कहा जाता था। 1 मिनट का समय लेंगे। आप यह है समझ चुके हैं, हम समझते हैं कि, तो हम लोग आगे बढ़ें। इसे बता देखिए, वही बात है, हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में तेथिस सागर के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उसके अवसादों की निक्षेपण के कारण यह है एक बहुत बड़ी द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी पर्वतों तथा दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद से द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का, जो उत्तर भारत का मैदानी भाग हम लोग कहते हैं, का हुआ, जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। यह दिखाया गया है। यह है अंगारा लैंड वाला भाग हो गया, यह गोंडवाना लैंड और तेथिस सागर हो गया। यहाँ यह है बीच में, यह भूसनदी तेथिस सागर था, दोनों तरफ से नदियां गिर रही थी, सेगमेंट्स को जमा कर रहे थे, और यह जब दबाव दिया उत्तर भारत है, यह है जब यह गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर खसका, तो यह है, और यह अंगारा लैंड हार्ड भाग होने के कारण स्थिर रहा, तो यह बीच का सेगमेंट जो है फोल्ड होकर के ऊपर उठ गया और हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया। और इसी के अंतर्गत कुनलुन पर्वत, तिब्बत का पठार, यह सारी चीजें क्यों बनी हैं, यह पुराना एक कॉन्सेप्ट है, यह आप याद रखें। तो तेथिस सागर याद रखें, भूसन्नति, यह है जियोसाइक्लाइन कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं, यह है सेगमेंट्स यहाँ जमा होते रहे।
इसी तरह से जो हिमालय को बना तो हिमालय को न्यू फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, या फोल्ड होकर के ऊपर उठ गया तो फोल्डेड माउंटेन, ऐसे नवीन मुर्दार पर्वत कहा जाता है। आज वर्तमान समय में विश्व में जो भी बड़े बड़े पर्वत देखते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में रॉकी हो जाता है, साउथ अमेरिका में एंडीज होता है, यूरोप में आल्प्स होता है, तो यह जो भी पर्वत है सब फोल्डेड माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। यह न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत या नवीन मुर्दार पर्वत के रूप में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन नवीन वलित पर्वत है, कौन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, तो वह आपको हम फिर एक लिस्ट लिखवा देंगे। या वलित पर्वतों को कई भागों में बांटा जाता है या डिफाइन किया जाता है, फोल्डेड माउंटेन हो जाते हैं। रेसिड्यूअल माउंटेन के अपने यहाँ उदाहरण है, पुराना जो हो जाता है अवशिष्ट पर्वत कह देते हैं, अरावली पर्वत हो जाता है, तो उसे हम लोग अलग से करेंगे, पर्वत को अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ चैप्टर के सारे आगे बढ़ रहे हैं। तो लिखता है आगे कि सागर से टकराती लहरों, पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्र तटीय मैदान का विकास हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का ही अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण परवाली निक्षेप के द्वारा हुआ है। देखिए इस बात को समझिए, यह कहने का मतलब है कि यह लक्षद्वीप वाला भाग जो है कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल रीफ। समुद्री जो है मूंगा चट्टान होते हैं, कोरल रीफ होता है। समुद्री जीव जंतु मरते जाते हैं लेयर बाय लेयर और बैठते जाते हैं, उससे निर्माण हुआ है। जबकि अंडमान निकोबार जो है या उत्तर का जो वह नॉर्दर्न माउंटेन रीजन जो हिमालय रहा, उसी का यह एक्सटेंड पार्ट है, आगे वह है यहाँ या उत्तर पूर्व में चला जाता है, म्यांमार में चला जाता है। म्यांमार का ही एक्सटेंड रूप है, म्यांमार से ही वह अराकान योमा कहलाता है म्यांमार में, और वही एक्सटेंड रूप पे कुछ वह धंस गया और फिर जो सागर में निकल गया है, तो वह है अंडमान निकोबार बन गया। उसी बात को यहाँ बताया गया। ठीक है, तो आपको बस दो बात याद रखना है कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो कोरल रीफ से हुआ है, परवाल भित्ति कहते हैं। कैसे? परवाल भित्ति से हुआ है। जबकि अंडमान निकोबार का निर्माण हिमालय के पर्वतीय भूमि का भाग है, पर्वतों से हुआ माना जाता है। बस ये दो शब्द आप याद रखें, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ भारत के लिए भी बता रहा है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का आप जानते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। 32,87,263 लाख किलोमीटर स्क्वायर के 11% भाग जो है पर्वत है, 28% भाग जो है पठार है, 18% भाग यह है पठार, 18% भाग पहाड़ी है और 43% भूभाग जो है मैदानी है। थोड़ा अलग अलग किताबों में आपको 1-2% अलग अलग मिल सकता है, लेकिन चूंकि आपको या बिहार बोर्ड से संबंधित हम लोगों को एग्जाम देना है, स्टेट एग्जाम देना है, तो बिहार बोर्ड के वह किताब में जो आपको दिया हुआ है फैक्ट, उसी फैक्ट को लेकर के चलना है। इसीलिए हम आपको बिहार बोर्ड से करवा रहे हैं। ठीक है, आपको फैक्ट अलग अलग किताबों में थोड़ा 1-2% आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन चूंकि हम लोगों को या बिहार बोर्ड का स्टेट या देना है, उससे जुड़ा हुआ है, तो वह उसके फैक्ट को आपको याद रखना है। उसमें जो पॉइंट दिया है वही आपको एग्जैक्ट, अगर ऑप्शन है तो वही आपको देना है, वही आंसर आपको माना जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है। आगे लिखता है पहाड़ी और पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। तो यह है पठारी और पहाड़ी भागों की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है भारत की। इसके विपरीत मैदान एवं तटीय क्षेत्र की ऊंचाई 160 मीटर से भी कम है, वह है नीचा है, वह है। और पर्वतीय की औसत ऊंचाई 1200 से 6000 मीटर है। तो तीन बात याद रखना है, उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 से 6000 मीटर तक है। यह है तटीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों की ऊंचाई जो 160 मीटर से ज्यादा नहीं है, मतलब 160 मीटर अधिकतम है। और पठारी पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। तो यह 3 पॉइंट आपको VVI याद रखना है। इसी में कुछ भूभाग ऐसे शिखर है जिनकी ऊंचाई 8000 से भी मीटर से अधिक है। जैसे इसी में केटू हो जाता है, 8611 मीटर हो जाता है, कंचनजंगा हो जाता है। तो ये सब 8000 से ज्यादा ऊंचाई वाले भाग हैं। उधर माउंट एवरेस्ट हो जाता है, लेकिन औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। वह हिमालय की औसत ऊंचाई अगर बात करें तो वह 6000 या 6100 मीटर तक माना जाता है, औसत ऊंचाई इसकी है। जिसमें 8000 मीटर ऊंचे भी अलग अलग चोटियां हैं, जिसे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से कितनी ऊंचाई है, आपको याद रखना है। और यह सारी चोटियां जो हैं बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। यहाँ दबाव के कारण परिबलन एवं क्षेत्र व क्षेप भ्रंश भी बनते हैं। झीलों के निक्षेपित होने से बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। कश्मीर में डल और वुलन झीलों का निर्माण हुआ है।
यह है। और शेष के रूप में इसके प्रमाण है। उत्तर की उच्च भूमि के मध्य में हिमाचल 1000 मीटर से भी गहरी गौड़ पाई जाती है, जिसमें कई नदियां प्रभावित होती हैं। इस भूभाग के दक्षिणी शिवालिक में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। हिमालय पर्वत पामीर घाट से निकलकर पूरब की ओर आगे बढ़ जाती है। तो हिमालय का जो निर्माण है, हिमालय किससे जुड़ा हुआ है, तो पामीर पठार से जुड़ा हुआ, पामीर घाट से जुड़ा हुआ। पामीर घाट से कई पर्वतें निकलती हैं, पूरब की ओर यह निकल गया है। और अगर बात करें तो यह दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। यही हिमालय की बात यह है। अगर देखा जाए तो यह चाप की आकृति में हो जाता है, आर्क की स्थिति में बना हुआ है, उत्तर पूर्व की ओर चला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां यह पटकाई बूम कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसी पर्वत को पटकाई बूम कह देते हैं, नागालैंड में नागा पर्वत कह देते हैं, मणिपुर में मणिपुरी पर्वत कह देते हैं, मिजोरम में लुसाई या मिजो पर्वत कह देते हैं। यह नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अलग अलग, यह हिमालय का ही भाग हो जाता है। हिमालय जो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग। अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकाई बूम कह देते हैं, नागालैंड में नागा पर्वत ही कह देते हैं, मणिपुर में मणिपुरी पर्वत ही कह देते हैं, मिजोरम में लुसाई या मिजो पर्वत कह देते हैं। तो नाम इसका याद करना अच्छा है कि पटकाई बूम आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम कहते हैं। और ये सबको मिलाकर के एक नाम दिया जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये सबको मिलाकर के यह है जो भाग हो जाता है, यह है जो भाग हो जाता है, इसमें अलग अलग यह है। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम हो जाता है, नागालैंड में नागा पर्वत, मिजोरम में मिजो पर्वत हो जाता है, यह मणिपुर में मणिपुरी वह कह देते हैं। तो यह सब मेघालय यहाँ हो जाता है, गारो खासी और जयंतियां, गारो खासी और जयंतियां यहाँ मेघालय में हो जाता है। यह सबको मिलाकर के एक सब में क्या कह देते हैं, पूर्वांचल हिमालय। इसे 7 सिस्टर स्टेट यहाँ है, या 7 राज्य और 7 सिस्टर स्टेट है, आपको बताया था। 7 सिस्टर स्टेट में अलग अलग पर्वतीय भाग हो जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियां मिलती हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाओक, बतूरा, यह सब प्रमुख है। सियाचिन ग्लेशियर यह है 72 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, यह सबसे बड़ा हुआ हो जाता है। सियाचिन 72 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। गंगोत्री से गंगा नदी निकल रही है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकल रही है। सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे बड़ा बैटल फील्ड भी कहा जाता है, ऊंचाई पर स्थित हो जाता है। तो यह सब जो है अलग अलग भाग हो जाते हैं। यहाँ प्रसिद्ध कई दर्रे भी हैं, जम्मू कश्मीर में जोजिला वुर्जिल दर्रा, हिमाचल प्रदेश में लाचा सिकिला दर्रा, उत्तरांचल में या जो उत्तराखंड कहलाता है थागरा, सिक्किम में नाथुला। यह है दर्रों का एक हम क्लास लेकर के आपको आएंगे, वह अलग अलग राज्यों में कौन कौन से दर्रे हैं वह आपको याद करवाएंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। जैसे अगर यह है, आपको बताया था पहले क्लास में भी, दर्रा किसे कहा जाता है, तो दो पर्वतों के बीच जो नेचुरली गैप होता है, यही गैप आने जाने के लिए रास्ता दे देता है, इसी को पासेज कहते हैं, दर्रा कहते हैं। जो हिमालय के पर्वतीय राज्य जो है सटे हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, ठीक है, बहुत सारे दर्रे उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर एक आप समझिए जम्मू कश्मीर के दर्रों को याद करना है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पासेज हैं, तो उसको याद रखने के लिए एक शब्द आप याद रख सकते हैं, कजोपी बूम। क्या याद रखना है, कजोपी बूम, यह याद रखें तो वह आपको यह याद हो जाएगा। क से क्या हो जाता है, काराकोरम दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, हु से वुर्जिल दर्रा और ब से बनिहाल दर्रा। क से काराकोरम दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, हु से वुर्जिल दर्रा, ब से बनिहाल दर्रा, यह याद कर सकते हैं। या इसी को देखिए जम्मू कश्मीर के सब दर्रे हैं, इसी को याद करने के लिए एक और ट्रिक है, अगर आप देखें याद हो जाएगा। एक सवाल आप याद रखें, बीबी को पूजो। क्या याद रखना है, बीबी को पूजो, यह सब याद रखें। बी से हो गया वुर्जिल, बी से हो गया बनिहाल, को से काराकोरम, पी से पीर पंजाल, जो से जो जिला, तो ऐसे याद कर सकते हैं। बीबी को पूजो, भविष्य में यह काम आएगा आप लोगों के लिए, यह है या जिनकी है वह उनका काम आ रहा है, याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं। बीबी को पूजो, अगर पूजिएगा शांति से रहिएगा, प्रेम से रहिएगा। तो यह ट्रिक के सहारे आप बता रहे हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसमें ट्रिक का आपको दे रहे हैं, ट्रिक के सहारे ही आपको सारा चीज याद करवा रहे हैं, तो उसे आप याद रख सकते हैं। तो यह हमें आपको यह दर्रों का एक क्लास लेकर के आएंगे और उसमें सारे भारत के जो भी अलग अलग राज्यों में दर्रे हैं उनको बताएंगे, किसको किसको जोड़ता है या बताएंगे, या दो स्थानों को जोड़ता है, या है इसमें कौन कौन से प्रमुख है सड़कें जा रही हैं, उन सारी चीजों को हम डिटेल करवाएंगे। यहाँ बस आप एक बार सुन लीजिए, इस किताब को एक बार आप रीडिंग हमारे साथ दे लीजिए, ठीक है।
उत्तरांचल में यह है, उत्तराखंड में दर्रे हो जाते हैं। उत्तराखंड के दर्रों को याद रखने के लिए शब्द याद रखना है मनीली। क्या याद रखना है? मनीली। मानस दर्रा होता है, नीति दर्रा होता है, लिपुलेख दर्रा होता है। इन्हीं सब दर्रों से होकर के मानसरोवर की यात्रा की जाती है, कैलाश पर्वत जाया जाता है। तो ये हम सारा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, हमारे साथ वंदना जीएस क्लासेस से जुड़े हुए रखिए। यह है बहुत जल्द या दर्रों का एक आपका क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें दर्रों को ही वह बताया जाएगा, सारा चीजें आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर के लिखता है, उत्तर के पर्वतीय भाग के दक्षिणी विशाल समतल भूभाग है, जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के तलछटों के द्वारा, निक्षेपों के द्वारा बना हुआ भाग है। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। याद रखेंगे यह सब फैक्ट है। यह सब फैक्ट को आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। आप सुन रहे हैं और कॉपी पर लिखते जाइए, या कॉपी पर बस पॉइंट लिखते जाइए। एक बार में लिखिए, फिर से यह है वीडियो को एक बार फिर से वह है देख लीजिएगा और सारा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो औसत गहराई कितना है? 460 मीटर। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में, अवशिष्ट पर्वत बताया था अरावली को कहते हैं, पश्चिम में तथा गंगा उसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूरब में बहती हैं। यह है सरयू नदी, आप सुने हैं, अयोध्या शहर जो बसा हुआ अलग अलग के किनारे। कोसी यह है बिहार का शो का दिया जाता है। सब अलग अलग नदी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल इसका। यह बता रहा है भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है, जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर के बीच है। दक्षिण भारत की औसत ऊंचाई जो बता रहा है 500 से 750 मीटर के बीच है। यह है, आप याद रखें, 500 से 750 मीटर के आसपास है। आगे हम लोग बढ़े। तो नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्रों को दो भागों में बांटती है। सतपुरा के दक्षिण ताप्ती नदी की घाटी है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण भी करती है। दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर, या बीबीआई शब्द आपको याद रखना है, भ्रंश घाटी या है रिफ्ट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। तो दो पर्वतों के बीच अगर बात करें हम लोग, तो यही थोड़ा सा आप समझिए। यह है, यहाँ जो विंध्याचल और सतपुरा पर्वत है, विंध्याचल और सतपुरा पर्वत है, कि इसके बीच से होकर के नर्मदा नदी आगे बहते हुए और गुजरात से होते हुए यह है आगे अरब सागर में चली जाती है। तो रिफ्ट वैली से होकर के पास करती है। नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली से होकर के पास करने वाली भारत की दो नदी हैं। एक छोटे रूप में झारखंड में दामोदर भी होती है। तो भारत में 3 ही नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से पास करती है। भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी से होकर दो पर्वतों के बीच नीचा जो भाग हो जाता है भ्रंश घाटी कहलाता है, और उससे होकर के मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती और झारखंड में एक दामोदर नदी याद रखिएगा पास करती है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ आपको बार बार यह नर्मदा नदी ऑप्शन देगा और यही आपका आंसर होगा। ताप्ती भी वह रिफ्ट वैली से पास करती है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। उत्तर में विंध्याचल पर्वत है वह हो जाता है। इसके पश्चिम और पूर्व में कई पहाड़ियां, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत हो जाता है, सह्याद्री के नाम से यह वाला भाग या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत की हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ मध्य भारत की कहानी पढ़ रहे हैं। यहाँ सबसे वह है विंध्याचल पर्वत हो जाता है, डिवाइडर के रूप में कहा जाता है। नॉर्थ और साउथ इंडिया को बांटने वाला पर्वत कह दिया जाता है। और इसी विंध्याचल सतपुरा के बीच से यह है भ्रंश घाटी से होकर के नर्मदा ताप्ती नदियां पास कर रही है। वही हम लोग कहानी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से आप सुनते रहिए। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है, या बीबीआई आपसे पूछेगा। फिर भी इसको कई भागों में बांट दिया जाता है, 3 बड़े रूप में बांट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ भी 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट। अब याद रखिए थाल घाट और भोर घाट जो दोनों हैं, यहाँ पश्चिमी घाट पर है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में दोनों हैं, महाराष्ट्र में। और पाल घाट, और या पाल घाट के नाम से जाने जाते हैं, तो पाल घाट या केरल में हो जाता है। पाल घाट और एक सेनकोवा घाट भी कहलाता है जो केरल में कहलाता है। तो पश्चिमी घाट भी पर्वतीय भाग है और दर्रे हैं पासे जिनसे होकर के जाया जाता है। जैसे थाल घाट है, या है आप मुंबई और नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक को। याद रखने के लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, मुन्ना खाए थाली में। क्या याद रखेंगे? मुन्ना खाए थाली में। तो मुन्ना से आपको याद हो जाएगा, या मुन्ना आपके वह भैया चाचा फूफा भी होंगे, या है तो आप याद रख सकते हैं, या है मुंह से मुंबई और नौ से नासिक। मुंह से मुंबई और नौ से नासिक, यह है याद रखें। तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। थाल घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है।
यह है कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है पाल घाट, केरल के अंतर्गत और तमिलनाडु के अंतर्गत जुड़ा हुआ हो जाता है। तो हम लोग दर्रों को पढ़ेंगे, आपको डिटेल हम पढ़ाएंगे भारत के सभी दर्रों को। भारत के पूर्वी घाट की पहाड़ियां अत्यधिक कटी छटी हैं, क्योंकि नदियां यहाँ जाती हैं, यहाँ से नदियां निकलती हैं और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो यह काट छाट दिया है, इसीलिए कटी छटी हैं। यहाँ की पहाड़ियों को काट कर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बहती हैं। यही बात यह है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी पर्वत है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, उन्हें को याद कर लेना है आपको। पूर्वी घाट में ऊपर महेंद्रगिरी है, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई है, पालगोंडा है, वेलिकुंडा है, तमिलनाडु में अन्नामलाई है, पंचमलाई, शिवराय, पालनी, वेलीगिरी, यह सब जो है अलग अलग पर्वत हो जाते हैं। याद रखना है किस राज्य में, एकदम VVIF पॉइंट आप टिक मार्किंग करते चलिए हमारे साथ किताब में, या टिक मार्किंग करते चलिए, हम जहां आपको बता रहे हैं या लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको निकल करके आएगा। यह है तमिलनाडु में कौन कौन से छोटे छोटे पर्वतीय भाग है, आंध्र प्रदेश में कौन है, उड़ीसा में कौन है, और पूर्वी तट पर है कि पश्चिमी तट पर है। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन का जब महेंद्रगिरी किस तट पर है, पूर्वी पर है कि पश्चिमी पर है, किस राज्य में है, फिर इसकी ऊंचाई कितनी है, हम सारे पर्वतों की एक बार ऊंचाई आपको लिखवा देंगे, यह है आपको बता देंगे। ठीक है, तो यह याद रखें। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं या 9th क्लास के या ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको एक रीडिंग दे रहे हैं ताकि सारा चीज हम लोगों को एक बार रिवीजन हो जाए। यह बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। या एक बार आप रीडिंग दे लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाएंगे या हम लोग करेंगे, तो यह बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर यह है, देखिए आप फिर ध्यान से बुझे, दक्षिण पठार जो होता है उसका पूर्वी और पश्चिमी किनारा यानी ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण में कटा छटा है, जबकि पूर्व में यह चौड़ा और समतल है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप में उज्जमन अपलिफ्ट के द्वारा बना है। कच्छ का मैदान का रण का मैदान जो है थोड़ा हुआ ऊपर उठ गया है, सागर से ऊपर उठ गया है और उसके कारण यह बना हुआ है। हालांकि यह भी दलदली भाग होता है, यह वाला भाग की बात कर रही है। यह जो भाग होता है यह रन ऑफ कक्ष वाला भाग हो जाता है। यह जो भाग है रन ऑफ कक्ष वाला, ये भाग खंभात की खाड़ी कहलाता है, यह रन ऑफ कक्ष कहलाता है। तो यह रन ऑफ कक्ष है। जो दलदली भाग है यह मर्सी लैंड वाला भाग हो जाता है, दलदली भाग हो जाता है, लेकिन समुद्र से ऊपर उठा हुआ है तो अपलिफ्टेड भाग यह बना हुआ है, यहाँ बता रहा है। समझते चलिए, मैप को मैं आपको समझाते चल रहा हूँ कहाँ की बात हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं, विशाल मैदान की बात करते हैं। उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है, या उत्तर पश्चिम यानी कि राजस्थान वाला भाग है, जो राजस्थान का मरुभूमि कहलाता है, थार डेजर्ट कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में जो मरुस्थल उसे क्या कहते हैं, तो थार मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं। एक बार हम आपको माइक चेक कर लेते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? ओके है, थार मरुस्थल है। हम लोग कहते हैं यह थार मरुस्थल का एक भाग है। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं जो वायु की दिशा के लंबवत फैले हुए हैं। दक्षिण भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वहाँ बालू के टीलों का ढाल हवाओं की दिशा की ओर वो लंबी, सरल और लहरदार हो जाती हैं। इन सारी चीजों को बताया गया है, या जितनी बातें हम लोग पढ़े उसे देखिए यह मैप के थ्रू भी दिखाया गया है। तो यह है ऊपर, यह पामीर गांठ कहलाता है, पामीर गांठ यह हो जाता है। यहीं से हिंदकुश पर्वत निकला है, कुनून पर्वत निकला हुआ है। ठीक है, यह उत्तर का पर्वतीय भाग हो गया जो 3 भाग में बटा हुआ होता है। एक यह उत्तर का पर्वतीय भाग में 3 भागों में ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में ऐसे हम लोग बांट देते हैं। आर्क की स्थिति में बना हुआ रहता है, इसी के पर्वतीय भाग हैं। और यह बहुत सारे पासेज हो जाते हैं, दर्रे हो जाते हैं, जिससे निकल करके अलग अलग जाया जाता है। इधर कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत, तिब्बत में मानसरोवर झील की यात्रा की जाती है। यह बीच वाला भाग जो है मैदानी भाग हो गया, या बीच का मैदानी भाग हो गया। और नीचे जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग या पर्वतीय भाग हो गए, या प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीप आपको बताए थे किसे कहा जाता है, तो प्रायद्वीप पे जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यह भाग जो हो जाता है यह है वैसा स्थलीय भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी से है साउथ में, या हिंद महासागर है, और वेस्ट भाग में अरब सागर हो जाता है, घिरा हुआ हो जाता है। यहाँ यह है विंध्याचल पर्वत हो जाता है, सतपुरा पर्वत हो जाता है, महादेव पर्वत हो जाता है, इधर छोटा नागपुर का पठारी भाग हो जाता है। इन सारी चीजों को बताया गया है, यह आप समझ सकते हैं।
यह है इधर है, यह भी भाग में बांट दिया जाता है। यहाँ अगर इस पूरे पश्चिमी भाग को क्या कह देते हैं, या पश्चिमी घाट कह देते हैं, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट कह देते हैं, या इसी को सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, सह्याद्री कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, सह्याद्री कहा जाता है। और इसे भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। या देखिए गुजरात से यहाँ गोवा है, गुजरात से गोवा तक का भाग जो है यह कोंकण तट कहलाता है। लिखते जाइए, लिख लीजिए, यह है गुजरात से या गोवा तक का भाग क्या कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। यहाँ गोवा से लेकर के यह है कर्नाटक में मंगलोर होता है। कर्नाटक यानी एक शहर है मंगलोर, तो कर्नाटक में मंगलोर तक का यह जो भाग है यह है केनरा तट कहलाता है। क्या कहलाता है, केनरा तट कहलाता है। क्या कहलाता है, केनरा तट कहलाता है। और मंगलोर से लेकर के यहाँ नीचे यह है केरल तक वाला भाग जो है, या केरल तक वाला भाग जो है क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। यह 3 भाग हो जाता है। तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया को भी हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं मुख्य रूप से। एक कोंकण कोस्टल एरिया हो जाता है, एक केंद्रा कोस्ट हो जाता है, और एक मालाबार कोस्ट हो जाता है, मालाबार तट हो जाता है। फिर इधर बात करें तो तमिलनाडु में, या तमिलनाडु से उठा लीजिए, कन्याकुमारी से उठा लीजिए, तो यह है गोदावरी नदी जो वह है गिरती है। तो गोदावरी नदी तक के भाग को यानी कि आंध्र प्रदेश तक याद रखते हैं। यहाँ तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक का भाग जो होता है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। फिर यहाँ गोदावरी से यही कृष्णा नदी गिरती है, तो गोदावरी से कृष्णा नदी वाला भाग जो है वह क्या कहलाता है, उसे गोलकुंडा तट कहते हैं। क्या कह देते हैं, गोलकुंडा तट कह देते हैं। और कृष्णा नदी से आगे यह है पश्चिम बंगाल तक का भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कह दिया जाता है। इसको उत्कल तट भी कह दिया जाता है, छोटे छोटे नाम दे दिया जाता है। 3 प्रमुख भागों में बांट दिया जाता है। तो पूर्वी तट को भी 3 भाग में बांट दिए, पश्चिमी तट को भी 3 भाग में बांट दिए। क्लियर, समझ में आया? फिर से एक बार सुन लीजिए, गुजरात से गोवा तक का एरिया कोंकण कोस्ट कहलाएगा। गोवा से लेकर के कर्नाटक में एक शहर है मंगलोर, तो गोवा से मंगलोर तक के भाग को केनरा तट कहते हैं। और मंगलोर से कन्या या है केरल तक के भाग को, केरल तक के भाग को मालाबार कोस्ट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। क्लियर है बात? और इस पूरे पश्चिमी तट को क्या एक नाम दे दिया जाता है, सह्याद्री। पूरे वेस्टर्न कोस्टल एरिया को एक नाम दे दिया जाता है, सह्याद्री। फिर पूर्वी तट पर आते हैं, तो एक तो नाम हो गया पूर्वी तट, वह ईस्ट कोस्ट, और इसे भी 3 भागों में बांट दिया गया। यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के गोदावरी नदी वह है डेल्टा तक, गोदावरी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी डेल्टा तक के भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। गोदावरी से कृष्णा तक के भाग को गोलकुंडा कोस्ट कहते हैं। और कृष्णा से लेकर ऊपर पश्चिम बंगाल तक वाला भाग जो है वह उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। 3 ये नाम बांट दिए, याद रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे मालाबार तट पर ही यह है साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले सक्रिय होता है और पहली मानसून की बारिश होती है। इसी वह है केरल तट पर पहली बारिश होती है गर्मी में, जून के फर्स्ट वीक में पहला मानसून आता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि पहला मानसूनी वर्षा किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। किस तट पर होता है, तो मालाबार कोस्ट पर होता है, मालाबार तट पर होता है। जबकि जब यही वह है जाड़े के दिनों में यह है जब जो रिट्रेटिंग मानसून कराता है, आगे पढ़ाएंगे, तो वह उसके कारण सबसे ज्यादा बारिश इस कोरोमंडल तट पर होता है, तमिलनाडु राज्य में होता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जाड़ों में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है, जाड़ों में विंटर सीजन में सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है भारत के, तो तमिलनाडु में होती है। और किस कोस्ट पर पूछेगा, तो कोरोमंडल कोस्ट पर होता है, कोरोमंडल तट पर होता है। आई थिंक हम समझते हैं, आप यह समझ चुके हैं या जान चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे याद रखें। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या बिल्कुल याद रखिए, हमेशा यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनते रहिए, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, एक बार आप थ्रू आउट अगर देख लेते हैं तो यह निश्चित रूप से हम वो आपको खत्म करेंगे सारे चीजों को। देखिए यह है भारत का फिजिकल डिवीजन कर दिया है। यही फिजिकल डिवीजन जो मुख्य रूप से आपको बताया था कि यह भारत का मुख्य फिजिकल डिवीजन जो हो जाता है, अगर यह है देखा जाए
तो यह एक नॉर्दर्न माउंटेन रीजन हो जाता है, उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा यह नॉर्दर्न माउंटेन, या दूसरा यह है प्लेन एरिया, नॉर्दर्न प्लेन एरिया हो जाता है। या दक्षिण का पठार, यहाँ से यह दक्षिण का पठार हो जाता है। यह है प्रायद्वीपीय पठार इसे कह देते हैं, साउथ इंडिया माउंटेन कहते हैं या प्लेटू कह देते हैं, या प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, क्योंकि यह तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को पेनिनसुला कहा जाता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यूरोपीय कॉन्टिनेंट, यूरोपीय कॉन्टिनेंट को प्रायद्वीपों का देश कहा जाता है। यूरोपीय कॉन्टिनेंट को, यूरोपीय महादेश को द्वीपों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अधिकतर देश तीन तरफ जल से घिरे हुए हैं। क्लियर है बात? तो यह तटीय मैदान हो जाता है। भारतीय मरुस्थल एक भाग निकाल देते हैं तो डेजर्ट पार्ट हो जाता है, जिसे थार डेजर्ट कह देते हैं। ठीक है, और एक द्वीप समूह हो जाता है, तो दो द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप और एक यह है इधर अंडमान निकोबार हो जाता है। इसी को फिर बांट दिया तो ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न कोस्टल। आप समझ गए, भौतिक के 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। ऐसे मुख्य रूप से 1, 2 यह है दक्षिण का पठार 3, तो यह तटीय मैदान अब उसी को ले लिया, या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल, एक ईस्टर्न कोस्टल और एक वेस्टर्न कोस्टल वही ले लिया है। एक डेजर्ट वह एक अलग बना दिया है, ऐसे एक द्वीप समूह हो गया। तो एक पठार, 2 एक मैदान और एक पर्वत। पर्वत यह है पठार, मैदान और द्वीप, 4 मुख्य रूप से बांट सकते हैं। 4 फिजिकल डिवीजन करते हैं, बाकी छोटे छोटे या 2 डिवीजन और कर दिया तो 6 भौतिक प्रदेश याद रखें। क्लियर है बात? अब उसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ फिर से हिमालय को फिर से डिटेल से आपको समझा रहा है थोड़ा, जो हम आपको पहले समझा चुके हैं। एक बार फैक्ट को देख लीजिए, ध्यान से एक बार सुन लीजिए, फैक्ट जो है उसको लिख लीजिएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी की बात कराए कि भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन और बनावट के दृष्टिकोण से वलित मोरदार पर्वत श्रृंखला है। एक बीबीआई क्वेश्चन है कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो फोल्डेड माउंटेन है, मोरदार पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आप याद रखेंगे। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, अर्धवृत्त चाप की आकृति में फैला हुआ। दूसरा क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ से यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हिमालय की लंबाई कितनी, हिमालय कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। किस तरह के शेप में, तो अर्धवृत्त या चाप आकृति या तलवार की भांति या धनुष की भांति, कई ऑप्शन दे देता है। तलवार की भांति भी वैसे होता है, धनुष भी उसी तरह से होता है। ठीक है, चाप जो आप बनाते हैं, आर्क बनाते हैं, वो इसी तरह का बनाते हैं, तो उसी शेप में है। और फिर यह 3 भागों में बन जाता है, हिमालय को बांट देते हैं। यह है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर है, तो अरुणाचल में 160 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर कम होता चला जाता है, चौड़ाई कम होती जाती है। पश्चिम में या कश्मीर में 500 किलोमीटर चौड़ाई रखता है, तो अरुणाचल में मात्र 160 किलोमीटर यह चौड़ाई रखता है। पश्चिमी भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता भी पाई जाती है, और इसकी 3 समानांतर श्रृंखला पाई जाती है। 3 समानांतर श्रृंखला यह है, इस तरह से हो जाता है। एक ग्रेटर हिमालय कहते हैं, एक मिडिल हिमालय कहते हैं, एक यह है लोअर हिमालय या शिवालिक हिमालय कह देते हैं। इस ग्रेटर हिमालय को ही हिमाद्री कह देते हैं, मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं, और यह है लोअर हिमालय जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। वही बात यहाँ कर रहा है, 3 समानांतर श्रृंखलाएं होती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कह देते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, एक कंटिन्यूअस रेंज के रूप में है। इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर है, कहीं 6000 मीटर देगा, 100 मीटर देगा, याद रखना 100 मीटर है। इस श्रृंखला की विशेषता कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर और हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इसी के अंतर्गत है, ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत है। जो प्रमुख है पर्वत है उनको आपको देखिए, यह है नाम और उसका देश, किस देश में है और कितनी ऊंचाई है वो कुछ दिया है। तो सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है, वह कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट कहलाता है, जो पूरी दुनिया का भी सबसे ऊंचा चोटी ऊंचाई है 8848। हालांकि अब 8850 मीटर बताया जा रहा है, क्योंकि यह है भारतीय या गोंडवाना रेंज उत्तर की ओर प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की दर से खसक रहा है, जिसके कारण हिमालय यह अनस्टेबल स्थिति में आज भी इसकी ऊंचाई ऊपर उठ रही है। तो 50 मीटर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ऑप्शन जब भी आपसे पूछेगा तो या तो 48 देगा या 50 देगा, जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, एक ही देगा निश्चित रूप से। नई किताबों में अब 50 माना जाता है, 8850 मीटर। गार्डविन आस्टीन कहते हैं या केटू कहते हैं, भारत में है 8611, तो यह देश की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। हालांकि अभी यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, कहाँ है, तो यह गुलाम कश्मीर में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी, देखिए अंतर याद रखना है।
अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो यह K2 होगा, गार्डविन ऑस्टिन होगा। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो K2 होगा। और हाईएस्ट पीक इन इंडिया, हाईएस्ट पीक इन इंडिया भारत में स्थित, भारतीय कब्जे में स्थित देश की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो कंचनजंगा है। यह भारत के सिक्किम राज्य में है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर हो जाती है। मकालू जो है नेपाल में 8,481 मीटर हो जाती है। तो यह याद रखना है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पाकिस्तानी कब्जे में है, लेकिन वो हमारा ही है, ठीक है। भले आज दूसरे देश के कब्जे में है तो वह है, ऐसा नहीं कहेंगे कि वह मेरा नहीं है। वो अगर ऐसा कहना बंद कर देंगे, हम ही लोग बंद कर देंगे, तब तो वह पाकिस्तान और चाइना कहेगा कि हाँ ठीक है वो मेरा है। अपने सीमा में वो दिखाने लगता है, अपने बाउंड्री में वो दिखाने, अपने मैप में वो दिखाने लगता है, लेकिन तुम्हारा कब्जा है लेकिन वह है मेरा। तो वह जिस दिन 56 इंच का सीना होगा, जिस दिन 56 इंच का सीना वह है, तब मन बना लेगा, उस दिन वह ले लेंगे। देखिए घुस करके उरी में अटैक कर रहे हैं, उसी उरी का बदला लिया गया, ठीक है। चाइना को पीछे ढके रहे, तो जिस दिन वह हो गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी आ जाएगा। कश्मीर में धारा 370 लगा, सारी स्थितियां सही हो गई, अब बस वही मिशन बचा हुआ है, ठीक है, वह भी आ जाएगा, यह काम खत्म हो जाएगा। तो यह बहुत जल्द यह है आएगा, वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का पाक होगा, तो पूरी तरह से भारत का ही पार्ट माना जाएगा। फिलहाल यह मानना है कि पाकिस्तानी कब्जे में है, लेकिन आपको कहना अपना ही है कि यह मेरा है। आगे बढ़ रहे हैं, तो यह याद रखिएगा, BVI यह आपका काम आएगा, यह हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी यह दिया है, यह BVI ये सारा याद कर लीजिएगा। धौलागिरी नेपाल में है, यह नंगा पर्वत भारत में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, यह है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत हो जाता है, याद करें। अन्नपूर्णा भारत में है, 700 या 7,817 हो जाता है। कामेर हो जाता है नामचा बर्मा, या अरुणाचल प्रदेश वाला भाग गुरु मान्यता नेपाल में है। तो यह पूरा याद कर लीजिएगा, यह आपको एकदम काम आएगा, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। आगे अगर बढ़े तो महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली हुई हैं, जिसमें जास्कर पर्वत महान हिमालय का ही एक श्रेणी है। यह है 3 रेंज में बट जाता है। यह है यहाँ से, यह जास्कर से हिमालय की एक श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख श्रेणी है, हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाती है। यह सब ट्रांस हिमालय का, देखिए हिमालय को 3 भागों में बांट गया, और इसके भाग जो तिब्बत वाला भाग हो जाता है उसे ट्रांस हिमालय कह देते हैं, उस पार का हिमालय कह देते हैं। तो इसे ट्रांस हिमालय भी 3 रेंज में बढ़ जाता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 भाग में उसी बात बताया है। और उसी वह है यहाँ इसी शिखर के K2 भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी हो जाता है 8,611 मीटर के साथ है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा K2 किस पर्वत श्रेणी का पार्ट है तो काराकोरम का। देखिए पर्वतों की लंबी श्रृंखला को रेंज कहते हैं, और इसी में अलग अलग पर्वत ऊंची चोटियां होती है। तो काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला रेंज है, और उसी की सबसे ऊंची चोटी K2 है, उसी की सबसे ऊंची चोटी K2 है। जैसे ग्रेटर हिमालय जो हो जाता है, ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत या माउंट एवरेस्ट आ जाता है। ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो किस देश में है तो नेपाल में है। क्लियर है। इसे गार्डविन ऑस्टिन गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे अधिक कटिबंध श्रृंखला है यह, तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न दबाव के कारण पर्वतीय शैलों से हुआ। इसकी औसत ऊंचाई 1800 मीटर है। यह भाग देखिए दिखाया गया है उन्हीं चीजों को जो आपको हमने बताया। यह है 3 रेंज में बटा हुआ है। सबसे बाहरी भाग जो ट्रांस हिमालय कहलाता है, और 3 रेंज जो है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय कहलाता है। यहाँ ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय की श्रेणियां कहलाती हैं। नदियां काट करके इन्हें आ रही हैं, नीचे बह रही हैं। यह आपको पूरा मैप दिखाया गया है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। तो मध्य हिमालय जो है 1800 से 4500 मीटर के बीच वह है ऊंचाई रखता है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यहाँ की कुछ चोटियां 5000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। यहाँ नदियां 1000 मीटर तक गहरे गौज बनाती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कश्मीर की पीर पंजाल से निचली भाग में स्थित है। किसमें है तो पीर पंजाल मध्य हिमालय में, याद रखिएगा पीर पंजाल किसमें है मध्य हिमालय में है, या है मिडिल हिमालय में है।
जिसे हिमाचल के भी नाम से जाना जाता है, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। 3 रेंज में या हिमाचल की बात हो रही है। यहाँ के इसी में बहुत सारे पर्यटक स्थल है, हिल स्टेशन है, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं या शिमला या सब घूमने के लिए जाते हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब जो है यह सब मिडिल हिमालय के अंतर्गत है। जब शादी विवाह होता है तो लोग जो घूमने के लिए जाते हैं तो ये सब कहाँ जाते हैं, मिडिल हिमालय के अंतर्गत जाते हैं। अभी आप इतना ही याद रखिए, फिर जब शादी विवाह होगा या जॉब लगेगा, एग्जाम दे रहे हैं, जॉब लगेगा और शादी कीजिएगा, तब यहाँ घूमने के लिए जाइएगा, शिमला जाइएगा। याद रखिएगा, दीपक सर बताए थे शिमला जाने के लिए तो यह जाइएगा, हिल स्टेशन जाते हैं। देखो बाबू, यह याद रखना है, यहाँ जब शादी विवाह होता है तो घूमने के लिए भी पर्वत ही जाते हैं, और जब फिर बुढ़ापे में वह तीर्थ यात्रा भी 50 साल के बाद भी होते हैं तो इसी पर्वतीय क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा भी करने जाते हैं। मानसरोवर, कैलाश पर्वत की यात्रा जाते हैं, माता वैष्णो देवी जाते हैं, तो दोनों चीज उधरे होता है, ठीक है। वह हनीमून भी वहीं मनाते हैं और फिर लास्ट में यह है भगवान से राम नाम करने भी वहीं जाते हैं। तो यह पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति बनती है, ठीक है। शीत ऋतु में स्वास्थ्यवर्धक होता है। कश्मीर की घाटी पीर पंजाब से इसी भाग में है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में कश्मीर की घाटी, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग सभी पर्वत श्रेणियां घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है, जिसे कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी हिमाचल के अंतर्गत कुछ निचले भाग हैं तो वहाँ जो घास ग्रासलैंड मिलते हैं उसे मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग सुने होंगे या सोनमर्ग सुने होंगे, तो मर्ग याद रखिएगा। अब इसी पर यह है कश्मीर में, कश्मीर के घास के मैदान, ग्रासलैंड ऑफ कश्मीर इन हिमाचल या मिडिल हिमालय वाले को कहते हैं मर्ग, ठीक है। और उसी में उत्तराखंड में हो जाता है, अगर उत्तराखंड यूके की बात, तो उत्तराखंड में उसी को बुग्याल कह देते हैं। याद रखना है, 2 बात याद रखिएगा। कश्मीर के घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, खिलमर्ग, सोनमर्ग, और यह उत्तराखंड के घास के मैदान को, उसी पर्वतीय क्षेत्रों पर वह घास के मैदान को बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो यह याद रखिएगा, बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड लिखे हैं, यूके नहीं, याद रखिए उत्तराखंड बुग्याल कहे हैं। सबसे दक्षिणी भाग हिमालय का जो शिवालिक हिमालय, बाहरी हिमालय कहलाता है, शिवालिक हिमालय कहता है। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक के नाम से जाना जाता है, एकदम बिल्कुल याद रखें। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला तथा यह पश्चिम में पोतवार पठार से लेकर के पाकिस्तान में पोटवार पठार है। कहाँ है यह? पाकिस्तान में पोटवार पठार, पाकिस्तान में पोटवार पठार से प्रारंभ होकर के पूरब की ओर तीस्ता नदी तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक यह फैला हुआ है। या सिक्किम वाला भाग जो हो जाता है, सिक्किम में तीस्ता नदी बहती है, वहां तक यह फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है शिवालिक की? 900 से 1500। ग्रेटर हिमालय की 6100 थी, ग्रेटर हिमालय की 6100 थी। यह है 1800 से 4500 मीटर के बीच किसकी थी? मिडिल हिमालय की। और लेसर हिमालय या शिवालिक हिमालय की 900 से 1500। तो तीनों का औसत ऊंचाई याद रखेगा, चौड़ाई याद रखेगा 1200 किलोमीटर, या एवरेज दे दिया 900 से 1500, 1200 किलोमीटर चौड़ाई, तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। यह है लंबाई या ऊंचाई हो गई, औसत ऊंचाई और औसत चौड़ाई, तीनों का दिया है, ठीक है। तीनों यहाँ याद रखिए। ये हिमालय के सबसे नवीन पर्वतीय भाग, इसमें कुछ विस्तृत घाटियां भी मिलती हैं जिन्हें दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून सुने होंगे, यह है देहरादून, कोटरी दून, पाटली दून, यह अलग अलग दिया हुआ है। तो यह है, आप याद रखें, यहाँ दून और द्वार भी कहा जाता है। यही वह है शिवालिक हिमालय, अपने बिहार को भी टच करता है। बिहार में भी तो लिखता है, एकदम दिव्या याद रखिए, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, पूछा जा सकता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग भी इसी शिवालिक हिमालय की, इसी श्रृंखला मतलब शिवालिक हिमालय से के अंतर्गत, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। यह सोमेश्वर की पहाड़ियां कहलाती है। बिहार में यह क्या कहलाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी कहलाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी किससे जुड़ा हुआ है? किस हिमालय से जुड़ा हुआ है? शिवालिक हिमालय से जुड़ा हुआ है। लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 856 किलोमीटर में फैला हुआ। सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, या याद रखें। तो ऑब्जेक्टिव यहीं से बनते हैं। अगर आप एक बार विस्तृत रूप से किताब पढ़ लेते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव वो आपको याद हो जाएगा एक बार में ही। ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं पड़ेगा, बार बार जो ऑब्जेक्टिव रटते हैं वह नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव ही बस पढ़ा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने से आपका दिमाग में बैठेगा नहीं, बार बार उसको रटना पड़ेगा। लेकिन एक बार हमारे साथ आप रीडिंग दे लीजिएगा, इस चीजों को समझ आइएगा, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो आप अपने आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, आप अपने आप बताइएगा। या एक बार करके देखिए, एक बार किताब आप पढ़िए और उसके बाद हमारे साथ क्वेश्चन आंसर कीजिए। आपको अगर फर्क नजर नहीं आता है तो फिर देखना बंद कर दीजिएगा, या वंदना क्लासेस पर दोबारा नहीं आइएगा।
लेकिन अगर यह आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप आ सकते हैं, वह है आप अपने आप चले आएंगे कि यहाँ सबसे क्रीम बातें हो रही है, सबसे अच्छी चीजें हो रही है, किस तरह से वह है याद रहे और एग्जाम हमारा में एक तो भी कंफ्यूजन ना हो, इस चीज की हम व्यवस्था कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यह 3 विभाजन हुआ। यही लिखता है कि उपयुक्त विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिमी से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, नदियों के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसका वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यह याद रखिएगा। तो उदाहरण के लिए जैसे सतलज और सिंधु नदी के बीच वाले भाग को, हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कह देते हैं, सिंधु और सतलज के भाग को पंजाब हिमालय कह देते हैं। कश्मीर हिमालय भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसमें कश्मीर हिमालय आता है? तो पंजाब हिमालय में आता है यह बात। सतलज और काली नदी के बीच के भाग को हिमाचल वह है जिसमें स्थित हिमाचल हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कह देते हैं, यानी कि सतलज और काली वाले भाग को कुमायूं हिमालय कह देते हैं। और काली और तीस्ता नदी ये वाले भाग को नेपाल हिमालय कह देते हैं, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी वाले भाग को असम हिमालय कह देते हैं। यह है आप याद रख सकते हैं, यह है आप याद रख सकते हैं। तो यह VVI नेपाल हिमालय यह सबसे ज्यादा चौड़ाई रखता है, इसका यह है, यह सबसे ज्यादा चौड़ाई रखता है। क्लियर है बात? तो यह नदियों की यह चौड़ाई के आधार पर भी इसे बांटा गया, और वह है यह स्थलाकृति के आधार पर इसे हिमालय को बांटा गया है। देखिए यह है आपको दे दिया, VVI आपको याद कर लेना है, यह VVI आपको याद कर लेना है। आपसे हमेशा पूछा जाएगा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच माना गया? तो सिंधु और सतलज के बीच माना गया है। हिमाचल या कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच। इस तरह से अगर ऐसे बांट लें तो यहाँ आप कर लीजिए कि यहाँ इधर सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर से होकर के निकल जाती है, तो सिंधु और सतलज वाला भाग जो है यह पंजाब हिमालय कहलाएगा। सतलज से लेकर के काली वाला भाग जो है वह है कुमायूं हिमालय कहलाएगा, और काली से लेकर के तीस्ता नदी वाला भाग जो है नेपाल हिमालय कहलाएगा, जो सबसे ज्यादा चौड़ाई या 800 प्लस में या किलोमीटर लंबाई में यह रखता है। और असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर के आगे यह है दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी तक वाला भाग क्या कहलाता है? असम हिमालय कहलाता है। 1 मिनट। तो यह है, आप भी याद रखेंगे, यह हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसके बीच को क्या कहते हैं। इसका वह लंबाई होता है, लंबाई भी अगर याद कर ले तो और अच्छा। आगे बढ़ें तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मुख बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। वही सेवन सिस्टर स्टेट में जो हिमालय उसे पूर्वांचल हिमालय कह देते हैं, उस चीज पर अब जा रहा है, बता रहा है। यह पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों में है, मजबूत बलुआ पत्थरों और सादी शहर से बनी हुई है या घने जंगलों से ढकी हुई हैं। अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकाई गुम, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में पटकाई गुम, नागालैंड में नागा पर्वत या लुसाई मणिपुर में हो जाता है कि पहाड़ियां स्थित हैं। हिमालय और मेघालय में गारो, खासी और जयंतियां, यही आप याद रखेंगे। हिमालय में, मेघालय राज्य में क्या कहलाती है? गारो, खासी और जयंतियां कहलाती हैं। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। यह देखिए इसका कहना है हिमालय अगर ऐसे वह लिया जाए, वह भाग यह है, तो यह इसका लिखता है कि उत्तरी भाग जो है अपेक्षाकृत मंद है, जबकि दक्षिणी भाग बहुत ढलान अपेक्षाकृत इसका विस्तार अधिक। ठीक है, यही कारण है कि भारत यह उत्तर वह से ही नेपाल के तरफ से हिमालय पर चढ़ा जाता है, भारत के तरफ से इधर से नहीं चढ़ा जाता है कि यहाँ उबड़ खाबड़ ज्यादा होता है। नेपाल की तरफ से हिमालय पर लोग चढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर या माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े थे, या कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था, यह हमें आप बताइएगा। आगे हम लोग चलते हैं, अब विशाल मैदान को देखते हैं, या उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसकी कहानी। या हम लोग पर्वतों को देख लिए हैं, जो 4 डिवीजन मुख्य रूप से हम लोग किए हैं। फिजिकल डिवीजन, उसी में हम लोग पढ़े पहाड़ डिवीजन है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को देखा। या उत्तर का विशाल मैदान की अगर कहानी देखी जाए तो हिमालय पर्वत
वह है उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में दक्षिण पठार के बीच में यह है भाग, जो भूभाग फैला हुआ है मैदानी भाग कहलाता है, जो नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना हुआ, नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना हुआ है। तो तीन प्रमुख नदी प्रणाली रिवर सिस्टम होता है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा ही बना हुआ है और उसकी बहुत सारी, इन्हीं तीनों की सारी सहायक नदियां हो जाती है जो हिमालय से जुड़ी हुई है। इसकी सहायक नदियों से बना यह विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जाना जाता है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी होता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। यह है भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद मतलब पैर नीचे वह पाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ के नीचे से इस भाग का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा, यह मैदानी भाग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। हिमालय की 2500 या इसकी पश्चिम से पूर्व 2400 किलोमीटर है। 15 से या 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। 515 150 से 500 या किलोमीटर चौड़ा है। एकदम बीबीआ, ये सब पॉइंट ये नोट कर लेना है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यह मैदानी भाग की जो है लंबाई 2400 किलोमीटर है कि टोटल क्षेत्रफल कितना है 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। चौड़ाई कितनी है 150 से 500 किलोमीटर है, मतलब कहीं ज्यादा चौड़ा है कहीं कम चौड़ा है। वह बात बताइए। यह मैदान समांतर समुद्र तल से 240 मीटर अधिक ऊंचा से ज्यादा ऊंचा नहीं है। 240 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं है कहीं। यह ऊंचाई समुद्र तल से सी लेवल से ऊंचाई मापा जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में समुद्र तल से ऊंचाई कहां से मापी जाती है। तो जो यह चेन्नई तट है, यह जो चेन्नई तट है, यह तमिलनाडु वाला चेन्नई के तट से ही भारत में समुद्र की ऊंचाई मापी जाती है। कहीं भी आप स्टेशन पर जाते होंगे तो लिखा हुआ रहता है, पटना स्टेशन पर जाएंगे समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई, दिल्ली में जाएंगे दिल्ली के रेलवे स्टेशन में उतरेंगे आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो याद रखना कहां से मापा जाता है भारत में समुद्र तल से ऊंचाई, एक एवरेज लिया जाता है तो चेन्नई के तट से लिया जाता है, चेन्नई के तट से लिया जाता है। यह मैदान समांतर समुद्र तल से इतना मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं है, 240 से ज्यादा नहीं है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। यह आपको कुछ बातें इसके बारे में समान जानकारी दिया है। इस विशाल मैदान को भी मोटे तौर पर 4 उपभागों में बांट दिया है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भूभाग जो पश्चिमी मैदान हो जाता है, जो पंजाब का मैदान कहलाता है। बहुत बड़ा भाग इसका पाकिस्तान में भी स्थित हो जाता है। भारत में पंजाब और हरियाणा भी इसी वह पश्चिमी मैदान या पंजाब के मैदान के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है, सम्मिलित हो जाता है। इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली और इसके सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हो जाता है। पंचनद जो आप जानते हैं, सिंधु की 5 सहायक नदियां कौन कौन है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी लंबी में सतलज होता है जो सबसे नीचे से मिलता है। ऐसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन्हीं पंचनद नदियों को मिला करके सिंधु जल समझौता हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ 1960 में हुआ है। 1960 में हुआ है, वो भी आप याद रखें। रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी दोआब कहते हैं, ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को विष्ट दोआब कहा जाता है। ऐसा भी याद रखिएगा। दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो किस नदी के बीच के वह है दोआब को क्या नाम दिया गया या कुछ दिया है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। औसत ऊंचाई जो है इस मैदान में 1500 से 300 मीटर तक है तथा सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसमें एक पार्ट का वह बता रहा है। और विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है, जो रेगिस्तानी भाग है। आप जानते हैं इसका विस्तार है अरावली पर्वत के पश्चिम में है। राजस्थान में मुख्य अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियां हैं जिन्हें टोर कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है राजस्थान वाले भाग में, जैसे बता रहा है। ठीक है, इसे भी 4 भागों में बांट रहा है, मैदानी भागों को भी 4 भागों में बांट रहा है। उसी में दूसरा भाग हो गया। पहला भाग है पंजाब हिमालय हो गया, पहला जो पाकिस्तान से लेकर के भारत के पंजाब और हरियाणा तक वाला भाग हो जाता है।
और इसी राजस्थान में कई या खारी या है पानी जो है खारे पानी की झीलें मिलती हैं, या है साल्ट वाटर लेक मिलता है, जिसमें सांभर झील, डेगाना, डिडवाना, कुचापन ये सब कुछ होता है। सांभर जो है यह सबसे बड़ा खारे पानी का झील हो जाता है, या है राज्य से सलाइन वाटर लेक हो जाता है, या है आप याद रखेंगे सांभर हो जाता है, सावर नहीं इसे सांभर भी याद रख सकते हैं, सांभर हो जाता है, सांभर झील। आगे बढ़ते हैं तो यमुना नदी, दिल्ली में यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्ती या गंगा का मैदान कहते हैं, जो उत्तर भारत का मुख्य भाग हो जाता है। गंगा मैदान या विशाल मैदान का तीसरा भाग हो जाता है, या घग्गर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर में लंबा है। घग्गर से तीस्ता नदी तक फैला हुआ 1400 किलोमीटर में हो जाता है। इस मैदान की ढाल समांतर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। यह सेशन कैसा आपको लग रहा है, या आप कमेंट करके बताते रहें, और या क्या आपको इसमें चाहिए या बताते रहें। मैं बार बार कर रहा हूँ, हम लोग एक बार इसे किताब को देख रहे हैं, एक बार थ्रू आउट हम लोग इसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि सारा क्वेश्चन एक साथ मिल जाए। मैं आपको बताते जा रहा हूँ कहाँ से क्या क्वेश्चन इसमें से निकलेगा, जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने वाला बात होते हैं, बहुत लोग रटवाते हैं, वह नहीं। एक बार आप थ्रू आउट किताब पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने आप बनाने लगेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा, या माइंड डेवलप कर जाएगा, आप कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे निकल करके आता है। आप बहुत जल्दी आप पकड़ सकते हैं। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपका करवाएंगे ही। तो यह इस मैदान की ढाल समांतर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों बिहार, झारखंड के कुछ पश्चिम बंगाल में फैला हुआ। इसे विस्तृत मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान, इसके अंदर गंगा मैदान को भी 3 भागों में बांट दिया, ऊपरी गंगा, मध्यवर्ती गंगा और निचली गंगा बांट दिया है, के अंतर्गत डेल्टा प्रदेश से सब आते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में जो गिरता है वहां बताया गया है। उत्तर पश्चिमी भाग की शिवालिक के पहाड़ियों और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। यह गंगा का मैदान 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियों में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानदी, यह महानंदा है जो बिहार सब राज्यों में बहती है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, जिसके कारण यहाँ क्षारण झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार हो जाता है। जबकि दक्षिणी गंगा मैदान जो होता है, नदियों में सोन, पुनपुन, फल्गु और चाचर नदियां आती है। यह नदियां ग्रीष्म काल में सूख जाती है, जल की पतली धारा के रूप में बहने लगती हैं। और इसी क्षेत्रों में निम्न क्षेत्र में जल्ला और टाल क्षेत्र हो जाता है, जो जलोढ़ मिट्टी का भाग हो जाता है, जहां मकई ये सब की खेती बड़े विस्तृत रूप से खेती होती है। जल्ला और टाल क्षेत्र अच्छी खेती हो जाती है जब बाढ़ का पानी हट जाता है तब। ब्रह्मपुत्र का मैदान और पूर्वी मैदान अगर असम राज्य में सदिया से लेकर के उत्तर पूर्व से लेकर के धुबरी तक फैला हुआ 650 किलोमीटर में, या असम में सदिया से धुबरी के बीच ही ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बनाया गया है NW2। NW2 कहते हैं नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2 जैसे आप NH नाम सुनते हैं, नेशनल हाईवे होता है, उसी तरह से राष्ट्रीय जल मार्ग होता है। भारत में 7 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, जिसमें पहला राष्ट्रीय जल मार्ग है वह गंगा नदी पर बना हुआ है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। जबकि दूसरा NW कहते हैं नेशनल वाटरवे 2, यह है असम में, यह सदिया से लेकर धुबरी तक बना हुआ है, यह याद रखिएगा। इस मैदान के पश्चिम भाग को छोड़ करके सभी ऊंचे पहाड़ी भाग है। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित मांजुली द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप है। भी याद रखना है, मांजुली द्वीप